हेलो। यूपी ट्रिपल एससी स्टेनो का पेपर है 16 नवंबर को। एग्ज़ाम डेट आ गई है, उसमें कंप्यूटर आएगा 20 नंबर का। ठीक है, तो उसमें ना डीपली पूछा जाएगा। उसमें सबसे ज़्यादा पूछता है कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में। तो कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में जो है हम देख लेते हैं थोड़ा सा। इस जैसे कि परिचय में हम देखते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है। कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो सूचनाओं को एकत्रित कर उन्हें आवश्यकता पड़ने पर सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करता है। कंप्यूटर जटिल से जटिल गणनाओं को बहुत तेजी से तथा बिना किसी त्रुटि एरर के संपन्न कर देता है। ठीक है। और आजकल विश्व के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का ही प्रयोग हो रहा है। जैसे कि अंतरिक्ष में देख लो, फिल्म इंडस्ट्रीज में देख लो, यातायात में देख लो, उद्योग, व्यापार, शोध का कोई भी क्षेत्र हो, उसमें कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर जहां एक तरह वायुयान, रेलवे तथा होटलों में सीटों का आरक्षण होता है, कंप्यूटर कंप्यू अब ये कंप्यूटर के द्वारा हम ई बिजनेस भी कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स कहते हैं। जैसे कि फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजन वगैरह हुआ, जहाँ से भी हम शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो वो ई कॉमर्स से ही रिलेटेड होती है। ठीक है। विश्व भर में कंप्यूटर के परस्पर संयोजन से बना एक संचार जाल है, जिसे कम्युनिकेशन नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेट। इंटरनेट द्वारा हम कभी भी किसी भी संदेश को एक शहर से दूसरे शहर में ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। अब हम देखते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। तो कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं? आजकल कंप्यूटर का उपयोग हर क्षेत्र में हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर ही एक ऐसी स्वचालित मशीन है जो कि बहुत सारे कार्य स्वतः कर लेती है। इसके कुछ कारण निम्नलिखित हैं, जैसे कि स्वचालन, ऑटोमेटिक। ठीक है, कंप्यूटर अपने समस्त कार्य स्वचालित रूप से करता है। एक बार सभी आंकड़े कंप्यूटर में फीड करने के पश्चात उन्हें एक निश्चित प्रोग्राम के निर्देश के अनुरूप विभिन्न कार्यों हेतु भिन्न भिन्न रूप से विश्लेषण कर शुद्ध परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की गति, उसकी स्पीड। तो कंप्यूटर की गति तो तीव्र है। ठीक है, मनुष्य जितने कार्य करने में 1 साल लगा देता है, उतना ही कार्य एक कंप्यूटर क्या करता है, कुछ ही सेकंड में पूरा कर देता है। ठीक है, अब कंप्यूटर की एक्यूरेसी क्या है? कंप्यूटर अपना कार्य बिना किसी गलती के करता है। यदि आपको 8 अंकों की दो अलग अलग संख्याओं को गुणा करने के लिए कहा जाए, तो आप इसमें कई बार गलती करेंगे। लेकिन क्या होगा, अगर सभी कंप्यूटर किसी भी काम को बिना किसी गलती के पूर्ण करते हैं, यदि कंप्यूटर में डाले गए जाने वाले डेटा तथा निर्देश बिल्कुल शुद्ध है, तो कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले आउटपुट भी पूरी तरह से सही होंगे। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इनपुट अगर हम सही देंगे,
तो हमारा कंप्यूटर जो है आंकड़े भी सही देगा। अगर हमारा इनपुट ही गलत होगा तो कहाँ से आउटपुट भी हमारा कंप्यूटर जो है गलत ही शो करेगा। ठीक है, अब क्या है विजुअलिटी। विजुअलिटी की बात करें तो सार्वभौमिकता। कंप्यूटर को शुरू में केवल गणित के कार्यों के लिए बनाया गया था, लेकिन इसकी क्षमताओं को देखकर लोगों ने कंप्यूटर का उपयोग जो है कई तरह से कार्यों में करने लगे, जैसे बैंकिंग के क्षेत्र में, दूरसंचार के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में। ठीक है, उच्च संग्रह क्षमता, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। अब एक कंप्यूटर की डेटा को स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। ठीक है, कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का डेटा स्टोर किया जा सकता है, जैसे कि आप इमेज देख लो, वीडियो हो गया, गाने आदि। कंप्यूटर डेटा को कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, विश्वसनीयता की बात करें तो विश्वसनीयता की अगर हम बात करते हैं तो जो है कंप्यूटर इंसानों से तेज और इंसानों से ज़्यादा शुद्ध से कार्य करता है। इसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य ज़्यादा विश्वसनीय होगा। ठीक है, परिश्रम। हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। कंप्यूटर मशीन है तथा वह कितना भी कार्य करे क्या है, वो थकता नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर की सीमाएं देख लेते हैं, जैसे बुद्धिमत्ता की कमी, लैक ऑफ इंटेलिजेंस। अब कंप्यूटर बुद्धिमान तो है नहीं। बुद्धिमत्ता की कमी से पर्याय है कि कंप्यूटर खुद से निर्णय लेने में स्वतंत्र नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी काम कर लेंगे और कंप्यूटर जो है अपने आप निर्णय दे देगा। जब तक आप कुछ डिसाइड नहीं करेंगे कंप्यूटर कैसे कुछ निर्णय देगा। इनपुट तो आप ही देंगे, क्योंकि यूजर तो हम ही लोग हैं। जैसा हम निर्देश देंगे वैसा ही कंप्यूटर हमें उसका आंसर करेगा। ठीक है कंप्यूटर स्वयं कोई कार्य नहीं करता है, यूजर के माध्यम से ही कंप्यूटर कार्य करता है। आत्मरक्षा में अक्षम, अनेबल टू सेल्फ प्रोटेक्शन। ठीक है, हमारा कंप्यूटर चाहे कितना भी शक्तिशाली हो जाए, वह अपनी रक्षा करने में हमेशा असहाय रहता है। हम उसके किसी भी पार्ट से छेड़खानी कर सकते हैं तथा उसको निर्देश दिए जाएंगे तो वह करता रहेगा, चाहे वह गलत हो या सही हो। अब कंप्यूटर की हिस्ट्री देख लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की हिस्ट्री। कंप्यूटर का इतिहास लगभग कितना पुराना है, 3000 वर्ष पुराना है। कंप्यूटर का इतिहास कितना पुराना है, 3000 वर्ष पुराना है। जब चीन में एक गणना यंत्र आया था अबेकस का आविष्कार, सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा आया था, अबेकस ही आया था। सबसे पुराना और सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है, अबेकस है। ठीक है, यह एक मैकेनिकल डिवाइस है जो आज भी चीन में, जापान आदि देशों में अंकों की गणना के काम आता है। ठीक है, और अबेकस कैसा है ये देख लेते हैं। अबेकस ये अबेकस की फोटो है। ये अबेकस पहले ये इसी को गिन गिन के जो है काम किया जाता था। सबसे पहला ये अबेकस ही कंप्यूटर था। ठीक है, अबेकस क्या होता है कि तारों का एक फ्रेम होता है। अबेकस क्या होता है, तारों का एक फ्रेम होता है। इन तारों में वीड यानी पक्की मिट्टी के गोले जिनमें छेद होते हैं, पिरोई रहती है। इस फ्रेम के दो भाग होते हैं, एक छोटा भाग को हेवन तथा दूसरे बड़े भाग को क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं। फ्रेम एक तरह के प्रत्येक तार में दो वीड होती है, जिनमें प्रत्येक का मान कितना होता है, 5 होता है, तथा दूसरे भाग के प्रत्येक तार में 5 वीड होती हैं, जिनमें प्रत्येक का मान क्या होता है, 1 होता है। प्रारंभ में अबेकस को व्यापारी लोग गणनाएं करने के काम में प्रयोग करते थे। जो लोग व्यापारी थे, व्यापार करते थे, वो अधिकतर इस अबेकस कंप्यूटर का प्रयोग करते थे। यह मशीन अंकों के किस लिए, जोड़ के लिए, गुणा के लिए तथा भाग करने के काम आता था। ठीक है,
ये है ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल 17वीं शताब्दी के दौरान ब्लेज पास्कल फ्रांस में क्या थे? ये फ्रांस के थे, एक गणितज्ञ थे। ठीक है, ये गणितज्ञ थे, वह भौतिक शास्त्री हुआ करते थे। इन्होंने मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर का विकास कब किया था? 1682 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन यह जाए कि सबसे पहले मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर का आवाज किसने किया? तो ब्लेज पास्कल ने किया। कब किया? 1682 ईस्वी में किया था। ठीक है, इस मशीन को एडिंग मशीन भी कहते हैं, क्योंकि यह मशीन केवल जोड़ या घटा सकती थी। केवल ये जो मशीन थी मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर, ये केवल जोड़ने का काम और घटाने का काम करती थी, और कोई काम नहीं करती थी। यह मशीन घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती थी। ठीक है, इस मशीन में 10 दांतों वाली रेचिड गियर का प्रयोग किया जाता था। पहले इकाई वाले रेचिट गियर का 10 अंकों का एक चक्र पूरा हो जाने पर दहाई वाले रेचिट गियर का एक दांत आगे बढ़ता था। ठीक है, ब्लेज पास्कल की एडिंग मशीन को क्या कहा गया? पास्कलाइन कहा गया, जो सबसे मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन थी। इस डिवाइस की क्षमता लगभग 6 व्यक्तियों के बराबर थी। आज भी कार हुए, स्कूटर हुए, स्पीडोमीटर में यही सिस्टम काम करता है। ठीक है, ये है जिसका ये पिक है, ये पास्कलाइन है। ठीक है, अब आते हैं चार्ल्स बेबेज और डिफरेंस इंजन। जैसे कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, जो ये थे चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कौन थे? ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। एक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग, इन्होंने क्या किया था? एक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन को विकसित किया। ठीक है, इन्होंने सोचा अगर हम मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन का विकास करेंगे, ठीक है, उसका विकास करेंगे तो जो है बनी हुई सारणियों में जो त्रुटि हैं वो आने लगी। इन्होंने विकास तो किया लेकिन इसमें त्रुटि आ रही थी। ये सारणियां मानव द्वारा ही बनाई गई थी, इसलिए इनमें त्रुटि आ सकती थी। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले 1822 में एक मशीन का निर्माण किया था, जिसका क्या डिफरेंस इंजन रखा गया। क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा कि डिफरेंस इंजन का निर्माण किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने किया। किस सन में किया था? 1822 में किया था। ठीक है, इस इंजन की सहायता से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एवं सांख्यिकी तालिकाओं की गणना 20 अंकों की शुद्धता तक की जा सकती थी। ठीक है, ये था एनालिटिकल इंजन। ये पिक में जो दिख रहा है एनालिटिकल इंजन था। ठीक है, चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन की सफलता से प्रेरित होकर इन्होंने ऊपर जो डिफरेंस इंजन बनाया था, तो ये बनाने में सफल हो गए थे। इन्होंने सोचा जब हमारा डिफरेंस इंजन सफल हो गया तो इन्होंने दूसरा बनाया। इन्होंने एक बनाई कैलकुलेटिंग डिवाइस। इन्होंने कैलकुलेटिंग डिवाइस की परिकल्पना की, जिसमें जो है उसकी एक कृत्रिम स्मृति यानी आर्टिफिशियल मेमोरी तथा दिए गए प्रोग्राम के अनुसार कैलकुलेशन करे। इस डिवाइस को उन्होंने बेबेज एनालिटिकल इंजन नाम दिया। ठीक है, ये वाली मशीन एनालिटिकल मशीन है, एनालिटिकल मशीन। ये है एनालिटिकल मशीन। ठीक है, अब यह मशीन कई प्रकार की गणना संबंधी कार्य करने में सक्षम थी। यह पंच कार्डों पर संग्रहित स्टोरेड निर्देशों के समूह द्वारा निर्देशित होकर कार्य करती थी। इनमें निर्देशों को संग्रहित करने की क्षमता थी और इसके द्वारा स्वचालित रूप से परिणाम भी छापे जा सकते थे। बेबेज का यह एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बनी और इसी कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का
जनक कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक इन्हें कब से कहा जाता है? जब से इन्होंने जो है ये एनालिटिकल इंजन बनाया था, तब से क्या कहा जाता है इनको? कंप्यूटर का जनक कहा जाने लगा। ठीक है। बेबेज का एनालिटिकल इंजन शुरू में बेकार समझा गया था, इसकी मतलब उपेक्षा की गई, लोगों ने कहा कि नहीं ये सही नहीं है। ठीक है, जिसके कारण बेबेज जो थे, चार्ल्स बेबेज बहुत ज्यादा निराश हो गए। ठीक है, परंतु एक थी एडा अगस्टा, जो प्रसिद्ध कवि लॉर्ड बायरन की पुत्री थी। उन्होंने बेबेज के उस एनालिटिकल इंजन में गणना के निर्देश को विकसित करने में उनकी मदद की, चार्ल्स बेबेज की मदद की। चार्ल्स बेबेज को जिस प्रकार कंप्यूटर विज्ञान का जनक होने का गौरव प्राप्त है, उसी प्रकार बेस में जो इनका पूरा नाम है लेडी एडा अगस्टा को इन्हें प्रोग्रामर होने का श्रेय दिया जाता है। जो लेडी एडा अगस्टा हैं, ये जो है एक प्रोग्रामर हैं। ठीक है, एडा अगस्टा को सम्मानित करने के उद्देश्य से एक प्रोग्रामिंग भाषा का नाम एडा रखा गया। ठीक है, अब होलोरिथ सेंसर टैबुलेटर मशीन, ये जो होलोरिथ सेंसर टैबुलेटर मशीन चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन की परिकल्पना के लगभग 50 वर्ष के बाद अमेरिका के वैज्ञानिक थे हरमन होलोरिथ ने क्या किया कि हरमन होलोरिथ अमेरिकन जनसंख्या ब्यूरो में काम करते थे। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक टैबुलेटिंग मशीन बनाई। ठीक है, इस मशीन में पंच कार्डों की सहायता से आंकड़ों को संग्रहित किया जाता था। इन पंच कार्डों को एक एक करके मशीन पर रखा जाता था। ठीक है, टैबुलेटिंग मशीन पर लगी सुइयां इन कार्ड से आंकड़ों को पढ़ने का कार्य करती थी। जब सुइयां कार्ड पर बने छिद्रों से आर पार हो जाती थी तो वे कार्ड के नीचे रखे पारे को छू जाती थी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पूरा हो जाता था। इस मशीन की सहायता से जनगणना का कार्य 7 वर्षों में पूरा हो पाता था। अब वह मात्र 3 वर्षों में पूरा होने लगा। सन 1886 में होलोरिथ ने इस मशीन के व्यापार के लिए टैबुलेटिंग मशीन कंपनी नामक एक कंपनी बनाई। सन 1911 तक इस कंपनी में कई और कंपनियां जुड़ गईं। धीरे धीरे जो है इसमें कंपनियां ऐड होती गईं। इन सभी कंपनियों के समूह को एक नाम दिया गया था, वो नाम था कंप्यूटर टैबुलेटिंग रिकॉर्ड कंपनी। ठीक है, सन 1924 में इस कंपनी को नया नाम मिला। कौन सा मिला? IBM कॉरपोरेशन। पहले इसका नाम क्या था? कंप्यूटर टैबुलेटिंग रिकॉर्ड कंपनी था 1911 में, लेकिन सन 1924 में इस कंपनी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? IBM कॉरपोरेशन, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। ठीक है, 1930 के समाप्त होने तक IBM का विश्व के पंच कार्ड उपकरणों के बाजार के 80% भाग पर कब्जा हो चुका था। IBM के कारण उस समय तक के प्रचलित अधिकांश उपकरण इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट्स में परिवर्तित कर दिए गए। ठीक है, एक थे डॉक्टर हावर्ड काइकेन का मार्क 1। ठीक है, सन 1940 में इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटिंग शिखर तक पहुंच चुकी थी। 1940 में कहाँ पहुंच चुकी थी? शिखर तक पहुंच चुकी थी। ठीक है, IBM के 4 शीर्ष इंजीनियरों को डॉक्टर हावर्ड आइकेन 1944 में एक मशीन को विकसित किया। जो डॉक्टर हावर्ड आइकेन थे, इन्होंने सन 1944 में एक मशीन को विकसित किया और उसका नाम क्या रखा था? ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर रखा। उन्होंने उसका नाम क्या रखा? ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर रखा। बाद में इस मशीन का नाम बदलकर क्या रखा गया? मार्क फर्स्ट रखा गया। यह विश्व का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। ये कैसा पहला कौन सा कंप्यूटर था विश्व का?
इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। इस कंप्यूटर की सहायता से सभी तरह का अंकीय जो है गणनाएं की जा सकती थी। ठीक है, साथ ही लॉगरिथम और ट्रिग्नोमेट्री की गणनाएं भी संभव थी। ABC क्या है ये ABC? आईकेन और IBM के मार्क 1 की तकनीक नई इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीक के आने से पुरानी हो गई। ठीक है, नई इलेक्ट्रॉनिक तकनीक मशीन में विद्युत की उपस्थिति व अनुपस्थिति का सिद्धांत थी। इसमें कोई भी चलायमान पुर्जा नहीं था, इसलिए यह विद्युत यांत्रिक मशीन से तेज गति से चलता था। सन 1945 में एटनासोफ ने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन को किसने विकसित किया था, जिसका नाम ABC रखा गया। ABC यानी एटनासोफ वेरी कंप्यूटर, संक्षिप्त रूप है ABC। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अब ये क्वेश्चन ये बनेगा कि एटनासोफ ने सबसे पहले किस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास किया, तो किसका किया था? एटनासोफ ने ABC का किया था। ठीक है, ABC का किया था। और उसके बाद ABC का संक्षिप्त रूप क्या है? एटनासोफ वेरी कंप्यूटर है। ठीक है, कंप्यूटर की पीढ़ियां, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के विकास क्रम को समझने के लिए कंप्यूटर की कितनी श्रेणियां हैं? 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। इससे कंप्यूटर की तकनीक में हुई प्रगति की जानकारी में पता चलता रहेगा कि फर्स्ट पीढ़ी में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ। ठीक है, कंप्यूटर के सिद्धांत या उसके किसी भाग के नवीन रूप में विकसित होने पर एक नई पीढ़ी की शुरुआत होती है। ठीक है, अब यह है कंप्यूटर की पीढ़ियां। पहली पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी का काल क्या है? 1946 और 1956। इसका कभी कभी काल भी पूछ लेता है कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर काल क्या था, तो 1946 से 1956। इसमें जो है कौन सी टेक्नोलॉजी यूज्ड की जाती थी, तो जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे, प्रथम जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। किस चीज़ का? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। अब धीरे धीरे इसमें प्रगति होने लगी। ठीक है, अब फिर द्वितीय पीढ़ी का जनरेशन वाला कंप्यूटर आया। उसका कार्यकाल क्या था? 1956 से 1964। ठीक है, इसमें किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया? ट्रांजिस्टर का। क्वेश्चन ऐसे में जाता था कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया, तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग प्रथम श्रेणी में किया गया। और ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस श्रेणी में किया गया? ट्रांजिस्टर का प्रयोग द्वितीय श्रेणी में किया गया। ठीक है, IC अब सबसे ज्यादा पूछता है IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इसका इस टेक्नोलॉजी का यूज कौन सी पीढ़ी में किया गया है, तो थर्ड जनरेशन में इस पीढ़ी का प्रयोग किया गया है, इस चिप का प्रयोग किया गया है। और इसका काल कितना है? 1964 से 1970। ठीक है, चतुर्थ पीढ़ी का काल कितना है? 1970 से लेके 1985 तक। ठीक है, इसमें VLSI का प्रयोग किया गया। पांचवी पीढ़ी तो 1985 से अब तक चली रही है, और इसमें ULSI के साथ AI का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब हम इसका लेंदी से पढ़ते हैं, जैसे कि प्रथम पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन। एनिक वैक्यूम ट्यूब के आविष्कार के साथ ही प्रथम संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया। इसका नाम क्या रखा गया था? एनिक रखा गया था। सबसे पहला ये एनिक ही था। एनिक, इसका पूर्ण नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, एनिक कंप्यूटर के ऑपरेटर्स की मुख्य समस्या यह थी कि प्रत्येक नई कैलकुलेशन के लिए उन्हें कंप्यूटर में तारों के नए संयोजन करने पड़ते थे, जिसमें क्या समय लग जाता, बहुत ज़्यादा समय लग जाता था और समय भी बर्बाद होता था।
इनके समाधान के लिए 1945 ने जॉन वॉन न्यूमैन, एक वैज्ञानिक थे जॉन वॉन न्यूमैन ने इकार्ट, मोचले, गोल्डस्टेन एंड वर्क्स के साथ मिलकर एक कंप्यूटर तैयार किया जिसमें डेटा के साथ साथ निर्देशों को भी संचित किया जा सकता था। ठीक है, इसे स्टोरेड प्रोग्राम कंसेप्ट के नाम से जाना जाता था। इसके बाद के जो सभी कंप्यूटर है इस कॉन्सेप्ट पर आधारित होते थे। ठीक है, अब है 50 के दशक में। 50 के दशक के वर्षों में निर्मित यूनिवैक, इसकी फुल फॉर्म बहुत पूछता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर था जिसे बाजार में विक्रय के लिए उतारा गया था। ठीक है, 50 के दशक के वर्षों में निर्मित एक कंप्यूटर था यूनिवैक फर्स्ट, जिसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये पहला कंप्यूटर था जिसे बाजार में उतारा गया था। ठीक है, इसके प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के गुण क्या क्या थे? पहला तो इसमें प्रथम वैक्यूम ट्यूब, जो टेक्नोलॉजी यूज की गई वो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। ठीक है, ये साइज में बहुत बड़ा था, मतलब बहुत बड़े बड़े होते थे और यह जल्दी क्या हो जाता था, गर्म हो जाता था। ठीक है, इनपुट तथा आउटपुट के लिए पंच कार्डों का प्रयोग किया जाता था। इसमें मशीन तथा असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें मशीन और असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता था। मशीनी भाषा, कंप्यूटर बस एक ही लैंग्वेज समझता है, अब वो है मशीनी भाषा। मशीनी भाषा यानी कि 0+1, इसी कोड को जो है हमारा कंप्यूटर समझता है। ठीक है, द्वितीय पीढ़ी यानी कि सेकंड जनरेशन। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई? वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या आ गया था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई? वैक्यूम ट्यूब। और द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। इस नई तकनीक से कंप्यूटर में एक नए युग की शुरुआत हुई। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? सन 1947 में विलियम शोकले द्वारा किया गया था। क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? विलियम शोकले ने किया था। कब किया था? सन 1947 में किया था। वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा ट्रांजिस्टर आकार में क्या होता था? छोटा होता था। वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा ट्रांजिस्टर का आकार छोटा होता था। लगातार विद्युत के संवहन से कम गर्म होता था। मतलब जो पहले फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें जो है बहुत ज़्यादा गर्म भी हो जाता था और बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा था और समय भी ज़्यादा बर्बाद करता था। ठीक है, ठीक है, अब है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के हम जो है गुण देख लेते हैं। पंच कार्ड के साथ साथ मैग्नेटिक टेप, ठीक है, तथा डिस्क का भी प्रयोग किया गया। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मैग्नेटिक टेप और डिस्क का भी प्रयोग किया गया। मैग्नेटिक ड्रम के स्थान पर मैग्नेटिक कोर मेमोरी का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, अब इसमें है मशीनी भाषा, ठीक है, प्लस असेंबली भाषा की जटिलताओं को दूर करने के लिए सरल एवं उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास किया गया, जैसे कि फोर्ट्रान हुई, कोबोल हुई, स्नोबॉल हुई, एल्गोल हुई। इन भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा। जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था उसमें केवल मशीनी भाषा और असेंबली भाषा, दो ही भाषाओं का यूज किया जाता था। लेकिन द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है कितनी, जैसे फोर्ट्रान हुआ, कोबोल हुआ, स्नोबॉल हुआ, एल्गोल हुआ, इन भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, तृतीय पीढ़ी थर्ड जनरेशन। ठीक है, सन 1964 में से लेकर और 1970 के कंप्यूटर्स को तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स की श्रेणी में रखा गया है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर इस पे क्या, आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था।
आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट में ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर तीनों को ही क्या किया गया, समाहित किया गया। सन 1938 में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के जेएस किल्बी ने सिलिकॉन के छोटे से चिप पर एक आईसी बनाया था। ठीक है, सिलिकॉन का आविष्कार किसने किया था आईसी का, तो जेएस किल्बी ने किया था। ठीक है, सन 1953 में हार्विच जॉनसन ने इस तकनीक को मोसेफ्ट यानी कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर और फाइल्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के नाम से पेमेंट करा लिया। सन 1966 में एक ही चिप पर हजारों ट्रांजिस्टर को बना पाना संभव हो गया था, जिस कारण कंप्यूटर का आकार पहले की पीढ़ियों की तुलना में बहुत छोटा हो गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में वीडियो डिस्प्ले यूनिट का भी प्रयोग किया गया था। अब तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के गुण क्या थे कि तृतीय पीढ़ी में कंप्यूटर की नई उच्च स्तरीय भाषा का विकास हुआ, जिसका नाम क्या रखा गया, बेसिक रखा गया। यह सीखने में काफ़ी सरल थी। कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया। ठीक है, अब आता है चतुर्थ पीढ़ी यानी फोर्थ जनरेशन। सन 1970 से लेकर और 1985 तक के कंप्यूटर को चतुर्थ पीढ़ी में रखा गया है, जैसे कि LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और फिर सन 1975 में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। चिप निर्माण से पूरी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट का एक ही चिप पर आ पाना संभव हो गया। यह चिप उंगली के नाखून के आकार की होती है। ठीक है, सन 1970 में तैयार किए गए इस चिप का नाम क्या रखा गया था, इंटेल 4004 था। इस छोटे से चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहा गया, जो कि माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में किया जाता है, चतुर्थ जनरेशन में यानी कि चौथी पीढ़ी में। जिन कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर्स का प्रयोग किया जाता था उन्हें क्या कहा जाता था, माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता था। ठीक है, इंटेल, फिर आया था ये इंटेल 8080 पर आधारित पहला माइक्रो कंप्यूटर, जिसे क्या कहा गया, आल्टेयर MTS कंपनी ने बनाया था। इस कंप्यूटर की मेमोरी क्या थी, 1 KB थी यानी कि 1 किलोबाइट थी। MITS कंपनी ने बिल गेट्स को आल्टेयर में बेसिक भाषा इंस्टॉल करने के लिए कहा। बिल गेट्स का यह प्रयास सफल रहा तथा इसी के बाद बिल गेट्स ने जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किसकी है, ये बिल गेट्स की है। अब इस चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर के गुण क्या क्या थे कि इसका आकार जो है न्यूनतम किया गया। पहली पीढ़ी का कंप्यूटर देखो तो बहुत बड़ा बड़ा कंप्यूटर था, बहुत ज़्यादा उसकी लंबाई चौड़ाई मतलब बहुत ज़्यादा, एक कमरे की बराबर उसका आकार था। फिर दूसरी में उससे कम हुआ, तीसरी में उससे कम हुआ, चौथी में क्या हुआ, एकदम न्यूनतर आकार आने लगा। ठीक है, पहले की पीढ़ी में प्रयुक्त कोर मेमोरी की जगह अब सेमीकंडक्टर का प्रयोग होने लगा। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या आने लगा, एप्लीकेशन डेटाबेस का कार्य करने वाले सॉफ्टवेयर तैयार हुए। ठीक है, अब आता है पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर। इसका 1985 से लेके अब तक कंप्यूटर को कौन सी श्रेणी में रखा गया है, 5वीं श्रेणी में रखा गया है। इस कंप्यूटर में अद्भुत चीजों का समाहित करने का प्रयास किया जा रहा था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास पर जोर दिया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में अभी भी विकासशील स्थिति में है और उनमें काफी विकास होना भी बाकी है। ठीक है, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर के गुण क्या थे कि पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर में यूजर की जरूरत के अनुसार कंप्यूटर की संरचना को तैयार किया गया। आजकल विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर उपलब्ध हैं, जैसे कि डेस्कटॉप आ गया, लैपटॉप आ गया, पॉमटॉप आ गया, टैबलेट आ गया। ये एक प्रकार के कंप्यूटर ही तो हैं, इंटरनेट के माध्यम से ही चलते हैं, जैसे डेस्कटॉप हुआ, लैपटॉप हुआ, पॉमटॉप हुआ, टैबलेट हुआ। ठीक है, और मल्टीमीडिया का विकास भी किस जनरेशन में होता, 5वीं पीढ़ी में हुआ था। इंटरनेट की अधिक मात्रा का उपयोग बढ़ा। ठीक है,
इस प्रकार जो है ये टोटल जो है कंप्यूटर की हिस्ट्री हो गई है कंप्लीट। ठीक है।